Hello everyone, myself Shasta. So today we'll discuss the remaining 3 units of your particular paper soft skills final year, and the code is ENG 303. So in the previous video I have covered first 3 units, that is your teamwork, and along with teamwork we have also covered listening skills and emotional intelligence. In this particular video we'll cover adaptability, unit number 4. Unit number 5 is yours, I think, interview skills, or yes, problem solving, and the last unit is interview skills. So अडेप्टेबिलिटी, होप आपको फर्स्ट वीडियो बनाई थी, मीन्स जो फर्स्ट 3 यूनिट्स की वीडियो थी वो आपको समझ आ गई होगी. सो नाउ यूनिट नंबर 4, अडेप्टेबिलिटी. सो क्वेश्चन नंबर 1. अब जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी, तो उनको मैं बता दूं कि मैं आपको कोट बता रही हूँ. कोट आपको हर एक क्वेश्चन में जो है वो लिखनी है, मेंशन करनी है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद आपने जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन देनी है, फिर आपने अपनी मेन बॉडी देनी है वहाँ पे जो आपने तैयार की होगी, आपको पता होगा उस क्वेश्चन के बारे में. उसके बाद आपने कंक्लूजन देना है. कंक्लूजन की हेडिंग नहीं डालनी है, बस एक लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद से कंक्लूजन लिख देना 3-4 लाइन्स का. देन यू विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. तो अडेप्टेबिलिटी क्या होता है? अडेप्टेबिलिटी की मैं आपको कोड दे देती हूँ पहले. अडेप्टेबिलिटी की कोड क्या है, अब आप देखें यहाँ पे जेसिका की कोट है. यहाँ पे जेसिका की अडेप्टेबिलिटी शॉर्ट में लिख रही हूँ. अब अडेप्टेबिलिटी इज दी simplest secret of survival. Adaptability is the simplest secret of survival. ठीक है, ये कोट आपने देनी है. सो व्हाट इज अडेप्टेबिलिटी? अडेप्टेबिलिटी क्या होती है? अडेप्टेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू एक्सेप्ट न्यू सिचुएशंस एंड टू चेंज योरसेल्फ टू डील विद देम सक्सेसफुली. ठीक है, अडेप्टेबिलिटी मीन्स यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर हैबिटेट. जिस तरीके से हम जिस तरीके से अपने आप को उस तरीके में होता है ना कि ढालते हैं, दैट इज़ नोन एज अडेप्टेबिलिटी. तो अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को क्या करना है? अडेप्ट करना है, चेंज करना है अपने आप को. रिक्वायर्ड इन द मेंबर्स ऑफ टीम वर्किंग टुगेदर. अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आपके टीम के मेंबर्स हैं उनमें ये अडेप्टेबिलिटी की स्किल होनी चाहिए. ठीक है. अब जो है कंपनीज को किस तरीके के पीपल चाहिए? इन एन ऑर्गेनाइजेशन दे वांट अडेप्टेबल पीपल. ठीक है, जो कि अडेप्ट कर जाएं. ठीक है, अडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज हाई फ्लेक्सिबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी इज नोन एज हाई फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, अडेप्टेबिलिटी के लिए आपकी बिग पिक्चर क्लियर होनी चाहिए. आई विल लेट यू नो दैट व्हाट द बिग पिक्चर इज. सो इनोवेटिव होना चाहिए आपको. ठीक है, लिसनिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, और अप्रिशिएटिव आपका नेचर होना चाहिए. ब्रॉड माइंडेड होने चाहिए आप. ठीक है, कोई प्रेजुडिस वगैरह नहीं होने चाहिए. व्हाट इज़ बिग पिक्चर? नाउ व्हाट इज़ बिग पिक्चर? अब देखो, जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, सपोज ये कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल ABC आपकी प्रॉब्लम है. ठीक है, जस्ट फॉर इंस्टेंस. ओके, ABC आपकी प्रॉब्लम है. अब आप क्या करेंगे? ये जो प्रॉब्लम है ये हुई कैसे, आप इस पे फोकस करेंगे. कैसे हुई, किन चेंजेस की वजह से हुई. ठीक है, और इसमें अब क्या छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, क्या स्टेप्स रह रहे हैं, किस स्टेप से ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी बन गई. ठीक है, सो इस तरीके से बिग पिक्चर क्या होती है? आपका ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू लेना. बिग पिक्चर इज द ब्रॉड पॉइंट ऑफ POV मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, और ब्रॉड पर्सपेक्टिव. बिग पिक्चर मीन्स कीपिंग एन आई ऑन स्मॉल चेंजेस. आई ऑन स्मॉल चेंजेस मीन आपने छोटी छोटी चेंजेस हो रही हैं उस सिचुएशन में, उस पर आपने ध्यान देना है. ठीक है, गिविंग अटेंशन टू दोज विच कैन बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, उस चीज़ों को अटेंशन दो जिसको जो ऑब्जर्व हो सके. ठीक है, जो ऑब्जर्व हो रही हैं आपको. ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन सही होनी चाहिए. ठीक है, तो व्हाट इज बिग पिक्चर? बिग पिक्चर मीन्स द ओवरऑल व्यू ऑफ पॉइंट या व्यू ऑफ प्रोजेक्ट इन विच वन इज गोइंग टू वर्क. ठीक है, अब सपोज मैंने आपको दे दिया कि आपने जो है वो सपोज कोई भी मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, आपने स्टूडेंट्स पे बनाना है. ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आपका स्टूडेंट्स पे है, तो आप देखो कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं. ठीक है, क्या सोचते हैं वो, किस तरीके से सोचते हैं, उनके प्रॉब्लम्स क्या है मेजर. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? बिग पिक्चर हम कह लेते हैं. बिग पिक्चर की हम ओवरऑल व्यू लेते हैं प्रोजेक्ट का, ओवरऑल व्यू. ठीक है, ओवरऑल व्यू लेते हैं हम प्रोजेक्ट का, और देखते हैं
कि किस तरीके से काम करेगा। द बिग पिक्चर मीन्स हैविंग द नॉलेज ऑफ द एंड गोल, आउटकम और रिजल्ट, है ना। बिग पिक्चर का मतलब है कि आपको एंड गोल का पता होगा कि अगर मैं ये चीज़ करती हूँ, जैसे कि अभी सपोज आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो अगर आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं इस वीडियो में, सो यू नो कि उसका ओवरऑल आउटकम क्या होगा, कि आपके गुड मार्क्स आएंगे या कुछ लोगों का होगा कि हम पास हो जाएं, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्या होती है, बिग पिक्चर होती है, जहाँ पे आपको जो है वो इसको करने से आपको क्या मिलेगा वो चीज़ आपको पता होगी, ओवरऑल आउटकम और रिजल्ट के बारे में पता होगी। इन बिग पिक्चर वी शुड फोकस ऑन द लास्ट आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। सीइंग द पिक्चर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल. If the team is not able to see the big picture, means that he or she is not clear about what they are going to do or going to achieve and what will be the final outcome. ठीक है। अब टीम जो है, जब हम एज ए टीम वर्क काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर आप स्टेप लेते हो तो इस स्टेप के लास्ट में आपके पास क्या आउटकम होगा। ठीक है, सपोज आप किसी चीज़ की ब्रांडिंग कर रहे हो सपोज, तो आपके ब्रांडिंग से आप उतनी ऑडियंस अर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, दैट्स द मैटर। ठीक है, दैट्स द मैटर ऑफ कंसर्न कि आप कितने आउटकम, मतलब आपकी जो आउटकम है वो कितनी की ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो आउटकम लास्ट की देखना उसको बोलते हैं बिग पिक्चर। नेक्स्ट इज इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स। इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट आ सकता है इस पर भी। सो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब होता है अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एन आर, आर की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि समय की डिमांड क्या है। ठीक है, तो वो क्या होती है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन मीन्स टू मेक अप योर स्टेप्स व्हेन देयर इज नो प्री प्लान्ड कोरियोग्राफी। ठीक है, कोरियोग्राफी जब प्री प्लान नहीं होती है, जैसे सपोज इम्प्रोवाइजेशन में आपको डेफिनेशन दे देती हूँ पहले। सत्यजीत रे, आपने सुना होगा सत्यजीत रे, देयर इज ऑलवेज a room for improvisation. ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन। अब यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स क्या होगी, जिसमें प्री प्लान्ड नहीं होगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो एट द स्पॉट हो जाती है, क्विक स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस होते हैं कुछ, तो वो क्या होते हैं प्री प्लान्ड नहीं होते। ठीक है, इम्प्रोवाइजेशन मीन्स, इम्प्रोवाइजेशन इज अ काइंड ऑफ यू कैन से स्किल इन विच देर इज़ नो प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग नहीं होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं, एट द स्पॉट होते हैं। इम्प्रोवाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल टू अटर द वर्ड्स विच आर नॉट रिटन इन द स्क्रिप्ट। अब सपोज स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे आपके डायलॉग्स होते हैं स्क्रिप्ट में मेंशन। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है उन डायलॉग से अलग भी जो है वो बोल देते हैं, वो अपना एक टच ऐड कर देते हैं, एट द स्पॉट उस चीज़ को बनाया जाता है। उस स्किल जो उस एट द स्पॉट वो स्किल डेवलप होती है, उसको बोलते हैं इम्प्रोवाइजेशन स्किल। इम्प्रोवाइजेशन हेल्प्स इन टेकिंग द डिसीजंस एट द स्पॉट, इट हेल्प्स टू टेक स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। अब एक अडेप्टेबल पर्सन ही जो है वो इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स रख सकता है। जिस पर्सन का EQ अच्छा होगा वो इम्प्रोवाइजेशन स्किल रख सकता है। जिस पर्सन का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होगा वो इम्प्रोवाइजेशन स्किल कर सकता है। अडेप्टेबल जो होगा, जिसकी गुड अंडरस्टैंडिंग होगी, सिर्फ वही इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स जो है वो अडेप्ट कर सकता है। 4 C's क्या इम्प्रोवाइजेशन की, क्रिएटिविटी, क्योंकि ये क्रिएटिविटी ही है ना जो आपकी एट द स्पॉट दिख रही है, दैट इज़ नॉट प्री प्लान्ड बेसिकली। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आपको पता होगा, आप एकेडमिक राइटिंग में क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ी होगी आपने। क्रिटिकल थिंकिंग होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखना, आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखने हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करते हैं आप पर्टिकुलर इवेंट के साथ या पर्टिकुलर पीपल के साथ जब आप ग्रुप डिस्कशंस में जाते हैं। ठीक है, ये गुड अंडरस्टैंडिंग आप जब किसी की रखते हैं तो दैट इज़ नोन एज काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। ठीक है, लास्ट इज कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, देन यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन हु विल easily adapt to particular surrounding. Okay, easily adapt to that particular group of team, and you have that this improvisation skill. Next, status quo. Status quo क्या होता है ना कि आपका जैसे कि कोई चीज़ होती है, ठीक है, कोई ऐसे रूल्स होते हैं, सर्टेन नॉर्म्स होते हैं जो हम बोलते हैं पुराने रीत ही चली आ रही है। ठीक है, जो अभी तक भी चलेगी। ठीक है, तो जो वो पुराने वाले जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज क्या है, चेंज तो नेसेसरी है ना। ठीक है, और
परिवर्तन ही संसार का नियम है, एज यू ऑल नो दैट। तो जो आपके पिछली रीत चली आ रही है उसको आपने जब क्वेश्चन करना है, दैट इज स्टेटस को, ठीक है। द फ्रेज स्टेटस को मीन्स द कंडीशन और सिचुएशंस एज इट इज नाउ, मोस्टली पीपल लेट द थिंग्स रिमेन एज दे आर, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे पीछे से चली आ रही वैसे के वैसे ही अभी होगा, ऐसे करके रहने देते, दैट इज स्टेटस को, ठीक है। जो चीज़ आपके सपोज जो आपके क्लासिकल टाइम्स में होती थी या ट्रेडिशनल टाइम्स में होती थी, अब आपके मॉडर्न टाइम्स में भी वही फॉलो हो रही है, तो दैट इज़ स्टेटस को। लेकिन आपको क्या लगता है, स्टेटस को क्वेश्चन करना चाहिए? जो पुरानी रीत चली आ रही है, जो अभी तक भी चल रही है, उसको क्वेश्चन करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि चेंज जो है वही बेटरमेंट करता है, ठीक है। We should show some courage and take bold decisions to do something better. Change is the rule of life. As you all know that change is progress, ठीक है। और स्टेग्नेशन इज डेथ। स्टेग्नेशन मीन्स कोई चीज़, जैसे स्टेगनेंट वाटर कब स्टेगनेंट हो जाता है, जब वो खड़ा रहता है एक जगह, तो उसमें क्या एल्गे आ जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जर्म्स हो जाते हैं वहाँ पे, वायरसेस जो है वो पनपने लगते हैं, मस्कीटोज आ जाते हैं, तो दैट इज स्टेग्नेशन ऑफ वाटर। स्टेगनेंट वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इन द सेम वे, the things, the conditions that are followed by the in the earliest times are now, if they are in this particular era, it are to be followed, then this is status quo and they had to be challenged, because change is the rule of life. We should always try to grow and make things better. We should remember that progress is the only way to prosperity, ठीक है। एक एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, आपका एक बहुत अच्छे पोइट हैं, इन्होंने भी एक बोला था इसमें कुछ, इसमें कोट थी इनकी, आप वो कोट भी कोट कर सकते हैं, अभी मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है वो। विद ओपन माइंड, ओपन हार्ट एंड ओपन विल वी नीड टू क्वेश्चन द स्टेटस को। स्टेटस को हमें क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि जो पीछे चले आ रहा है वो अगर अभी तक भी चलेगा तो इट विल कॉज स्टेग्नेशन, एंड स्टेग्नेशन इज़ वेरी हार्मफुल, ओके। टू बिल्ड न्यू थिंग एंड टू चेंज लाइफ वी हैव टू क्वेश्चन स्टेटस को। एल्बर्ट आइंस्टाइन की इसमें क्या डेफिनेशन है related to status quo? He says that the important, Albert Einstein, okay, important को शॉर्ट में IMPT डॉट लिख रही हूँ, important thing is not to stop questioning. important thing is not to stop questioning. important thing क्या है कि आप सवाल पूछने से ना रुकें, ठीक है। got it? So it should be questioned or not? Yes, it should be questioned. So there is no I in adaptability. Next question. No I in adaptability means अगर आप अडेप्ट करें किसी चीज़ को लेके तो आपका मैं नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, कैन से, ठीक है। हमेशा अपने बारे में ना बात करें, सबके बारे में बात करें, ठीक है। थिंक ऑफ एवरी वन, नॉट of yourself only, है ना। when we decide to be a part of a team, we are going to lose some things and gain some things, okay। we are going to gain something और synergy you can say, है ना, that is extra energy, power and success, है ना। we must learn to put the teams first. सबके बारे में सोचें, एक के बारे में ना सोचें, अपने बारे में ना सोचें। नेक्स्ट, आपको पता है कि स्टॉप गैप, हाँ स्टॉप गैप, क्वेश्चन नंबर 6। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स वी फेल टू फाइंड प्रॉपर सोल्यूशन इमीडिएटली। हमें कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता है किसी चीज़ का, ठीक है। अब देन वी यूज़ इम्प्रोवाइजेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तब हम इम्प्रोवाइजेशन का यूज़ करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इम्प्रोवाइजेशन आपको पता है कुछ समय तक की होती है, क्योंकि एट द स्पॉट आप जब डिसीजन लेते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि वो एक काइंड ऑफ क्रोनिक डिसीजंस होंगे, ठीक है। हमेशा हमेशा तो नहीं वो डिसीजंस काम करेंगे। तो जब आप टेम्परेरीली सोल्यूशन निकालते हो ना प्रॉब्लम का विद द हेल्प ऑफ इम्प्रोवाइजेशन स्किल, दैट इज़ नॉन एज स्टॉप गैप। जब आपको किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिलता है, फिर आप इम्प्रोवाइजेशन स्किल का यूज़ करके स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेके, ठीक है, मीन्स स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेके आप टेम्परेरीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, दैट इज़ नोन एज स्टॉप गैप, ओके। सो दिस मच इज़ क्लियर। यूनिट नंबर 4। कमिंग टू यूनिट नंबर 5, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ये 4 स्टेप मॉडल और 6 स्टेप मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन दे देती हूँ। इसमें ये पर्सन है एल्ड्रिच। He says that you are either a part of a solution, you are either a part of solution में SOL डॉट लिख रही हूँ, और
a part of a problem. You are either a part of a solution or a part of a problem. That is the definition by Eldridge. Okay. So what is problem solving? ठीक है, प्रॉब्लम मीन्स समथिंग डिफिकल्ट. प्रॉब्लम का मतलब यू ऑल नो दैट समथिंग डिफिकल्ट दैट इज हार्ड टू डील विद. प्रॉब्लम कांट बी इग्नोर. प्रॉब्लम को हम इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है. They have to be solved if we want to lead a peaceful life. And if the problem is difficult, its solution seems impossible. ठीक है. लेकिन one should never fear any problem. किसी भी प्रॉब्लम से आपको डरना नहीं है, क्योंकि where there is a will there is a way. You can also quote this line. सो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना आपको बहुत ज़रूरी है प्रॉब्लम में. ठीक है. प्रॉब्लम जो है हार्ड तो होती है, डिफिकल्ट तो होती है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ जो है वो पीसफुल लाइफ जो आपको अगर जीनी है तो. सो कमिंग टू द 4 स्टेप मॉडल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ. 4 स्टेप मॉडल. सो हेयर नंबर 1 इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. मैं आपको बताती हूँ इसका. प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट ऐसे लिख रही हूँ. ठीक है. सेकेंड इज जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स. 4 स्टेप्स होंगे ना तो इसमें. नेक्स्ट है इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है. फोर्थ क्या आपका इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशन. इम्प्लीमेंटिंग SOL डॉट. ठीक है. अब डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जनरेटिंग अल्टरनेटिव्स, evaluating alternatives, and fourth implementing a solution. So first of all we'll talk about defining a problem. सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम में क्या आएगा? डिटेक्ट करो प्रॉब्लम को. ठीक है. और देखो कि इज इट आवर प्रॉब्लम, ये क्या हमारी प्रॉब्लम है. हुई कैसे, हाउ. ठीक है. कॉज क्या था, इसका मतलब हाउ है ना. और क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैन वी सॉल्व इट. ये होता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को डिफाइन करना है कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे हुई, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो है वो मेन इशू क्या है. ठीक है. कमिंग टू दिस सेकंड स्टेप, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है. LT डॉट लिखा है मैंने इसको. जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स मीन्स ग्रुप डिस्कशन करो. ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस बनाना, सॉल्यूशंस बनाना, है ना. सो सॉल्यूशंस अगर आपने बनाने हैं तो आपको क्या करना, ग्रुप डिस्कशन करनी पड़ेगी. किसी फ्रेंड से बात करो, या डिस्कशंस करो, या सर्वेज करो. जैसे सर्वेज होते हैं ना, बड़े लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है, नेशनल लेवल या कुछ ऐसे, तो उसमें सर्वे किया जाता है ना. जैसे कि अगर रेशो कम है गर्ल या बॉय का, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका सर्वे किया जाएगा कि क्यों कम है, क्या है, तो घर घर जाके पूछा जाएगा, है ना. तो इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स इक्विपमेंट्स वगैरह का यूज़ करके आप जो है वो सोल्यूशन निकालेंगे. ठीक है. सोचो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इज नोन एज ब्रेनस्टॉर्मिंग. आपको एकेडमिक राइटिंग की यूनिट 3 में आई थिंक प्लानिंग, रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, है ना. एकेडमिक राइटिंग का प्रोसेस है, वहाँ पे है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस में है. आई थिंक फर्स्ट प्लानिंग में ही ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है. ठीक है. मतलब थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जितना आपका मेंटल होराइजन है, थिंक बियॉन्ड दैट. फिर एग्जामिन करो और बिग पिक्चर लो. बिग पिक्चर, एज आई हैव ऑलरेडी मेड यू क्लियर दैट व्हाट इज बिग पिक्चर मीन्स ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यूज़. ठीक है. ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपने लिखने. बिग पिक्चर का मतलब क्या होता है? ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यूज़. और ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखेंगे और अटेंशन देंगे, आपको यही बताया ना मैंने. और एंड गोल आउटकम क्या होगा अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर दे सोल्यूशन को. तो आपने ऑल्टरनेटिव्स इस तरीके से निकाल लिए. थर्ड, इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव्स. अब ऑल्टरनेटिव्स को आपने इवेलुएट करना है. कैसे करेंगे? डिटेक्ट करो कि कौन सा ऑल्टरनेटिव, वही बिग पिक्चर देखनी पड़ेगी आपको उसके लिए कि पॉजिटिव आउटकम होगा कि नेगेटिव होगा. फोर्थ, इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशंस. अब सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दो. मीन्स स्ट्रैटेजी जो है रिव्यू करो, एनालाइज करो कि सक्सेस है कि नहीं है. स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसेस को फॉलो करो. ठीक है. डन. अब देखो, आपका सब कुछ सेम है. 6 स्टेप मॉडल में आ जाते हैं अब हम. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है ना, 6 स्टेप मॉडल. 6 स्टेप मॉडल है. हाँ, मैं आपको बता देती हूँ अभी. प्रॉब्लम्स वगैरह टाइप्स भी आपको यहीं बता दूंगी अब मैं. 6 स्टेप जो आपका प्रॉब्लम उसमें सेम रहेगा. फर्स्ट वाला पॉइंट, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम.
सेकंड आ जाएगा आपका कॉज ऑफ प्रॉब्लम, इसमें अलग से हेडिंग है कॉज ऑफ प्रॉब्लम की, ठीक है, पता लग गया ना आपको, पता है ना कॉज मतलब कैसे हुई प्रॉब्लम। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स पिछला वाला ही, जिसको आप जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स भी बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट फोर्थ है इसका इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव, जिसको आप, जैसे आपको पहले 4 स्टेप मॉडल में बताया मैंने, फिफ्थ वही है इम्प्लीमेंटिंग सोल्यूशन, और सिक्स्थ क्या है यहाँ पे, मॉनिटरिंग द एक्शन। यहाँ पे सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग द एक्शन, कि जो आपने किया है उसका आउटकम या प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, आउटकम या प्रोसेस क्या होगा, ठीक है वो नहीं है, ठीक है, मॉनिटर करना है ना अपने, जो आपने कदम लिया है वो अच्छा लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। जैसे कि अगर देखो ना, इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास 60 मिनट्स हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो 55 मिनट्स प्रॉब्लम की डिफाइनिंग में लगाओ और 5 मिनट में सॉल्व करो, ये कहना है, ठीक है। जिन्होंने भी इस पर रिसर्च की है, they said that if you have 60 minutes to solve a problem, then you have to define a problem in 55 minutes. Majority of time आपने कहाँ दिया, defining a problem में, क्योंकि अगर आपको पता लग गया जड़ प्रॉब्लम की तो आप फिक्स कर सकते हो उसको 5 मिनट में भी, ठीक है। यही होती है इम्प्रोवाइजेशन, यही होती है अडेप्टिव स्किल्स। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में आपके 2 टाइप्स होते हैं। बॉटल नेक प्रॉब्लम्स ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है, पर मैंने लिख दिया यहाँ पे, सेम ही थे। तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में आ जाती है 2 टाइप्स, एक होती है वेल डिफाइंड, एक होती है इल डिफाइंड। ये टाइप्स आ गई। वेल डिफाइंड क्या होती हैं, जिनके बारे में हमें इनफ इंफॉर्मेशन होती है, इनफ इंफॉर्मेशन with them, so the way to solve them becomes easy and become approachable, ठीक है। हमारे पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में, हमें सब पता होता है कि प्रॉब्लम हुई कैसे, किसने की, क्या हुआ, जो भी है ना। एक होती है इल डिफाइंड, इल मतलब बीमार, बीमार है ना, इल का मतलब क्या होता है, बीमार, ठीक है, जो समझ से परे होती हैं, फार फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन एक वही नहीं होता है कि आपको एक पैसेज दिख गई उसमें से, वो वाला नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्रिहेंडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड, फार फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ से परे होती हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें नो इनफ इन्फॉर्मेशन, गोल्स इसमें क्लियर नहीं होते और हार्ड टू डील विद देम, ठीक है। तो अगर आपको इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को डिफाइन करना होगा तो वट विल यू डू, what will you write basically? So they are far from comprehension, they are very hard to deal with, and there is no enough information regarding this particular kind of problem, and the goals of this problem is not clear. And on the other hand, if you have to describe the well defined problem, then what will you write? You will write that there is enough information with them, so the way to solve them becomes easy and becomes approachable, because they are easily comprehensible, ओके। नेक्स्ट आ जाती है आपकी बॉटल नेक, ये इसके टाइप्स में नहीं आती है, नेक्स्ट है, ठीक है, बॉटल नेक प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, ये बहुत अच्छे से समझना, कोई भी बॉटल होती है, कोई भी बॉटल होती है तो वो किस शेप में होती है, इस शेप में होती है, ठीक है। ये इसका कैप है, ये इसकी नेक है, बॉटल नेक, ठीक है, ये इसकी मेन बॉडी है और ये बेस है। अब क्या हुआ, बॉटल नेक क्या होती है, विच हिंडर्स द फर्दर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, विच हिंडर्स द फर्दर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। बॉटल नेक प्रॉब्लम्स हिंडर द फर्दर ग्रोथ ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब देखो, हाउ मच वाटर इज कंटेन्ड व्हेन इट इज पोर्ड, ठीक है, जब उसको हम पोर करेंगे, इस पानी, बॉटल के पानी को हम क्या करेंगे, पोर करेंगे, बेशक जितना मर्जी पानी इसमें हो, नो मैटर हाउ मच वाटर इज कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर बॉटल, बट व्हेन इट इज पोर्ड इट विल कम इन द अमाउंट एज अकॉर्डिंग टू द नेक ऑफ द बॉटल, ठीक है। जितनी की इसकी गर्दन होगी, जितनी की इसकी नेक होगी, उस हिसाब से पानी आएगा। चाहे इसमें अंदर तुम 10 लीटर भर दो, लेकिन पानी उसी स्पीड से, उसी फ्लो से आएगा जितनी इसकी नेक होगी, ठीक है। अब तेज तो नहीं, नेक बड़ी हुई तब तो आएगा, लेकिन बॉटल की नेक है तो बॉटल की नेक तो होती है, वो जितनी होगी उस हिसाब से ही जो है वो आपका क्या आएगा, पानी आएगा। इन द सेम वे ये फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी बड़ी है, जैसे कि ये फर्क नहीं पड़ता कि बॉटल में पानी कितना है, उतना ये फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी बड़ी है, ठीक है। इट डजंट मीन दैट इट विल सॉल्व अ प्रॉब्लम। बड़ी कंपनी का ये मतलब नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी या इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी, इनको भी जो है वो दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग कैसे लगेगा, 4 स्टेप या 6 स्टेप मॉडल का यूज़ करके, ठीक है।
बॉटलनेक प्रॉब्लम जब आ जाती है कंपनी में तो इसमें डीलिंग डिफिकल्ट हो जाती है, डिफिकल्ट टू डील और डिले हो जाता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। कंपनी का साइज इसमें मैटर करता है और माइन्यूटली स्टडी करना पड़ता है वर्किंग प्रोसेस को माइन्यूटली स्टडी करना पड़ता है। जैसे कि सपोज कि आप जो है वो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में बात करते हैं, सपोज आपका जो है वो आटा जिसको हम फ्लोर बोलते हैं, ठीक है, फ्लोर आपका जो है वो बन रहा है। अब क्या हुआ, लास्ट में पता लगा कि एक फ्लोर में एक जो पैकेट है आपके आटे का, उसमें आपका सपोज स्टोन निकल आया, ठीक है। तो कैसे निकला ये, अब फैक्ट्री जो इतनी बड़ी है, ऐसा ये मतलब तो नहीं है कि इसमें प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, है प्रॉब्लम बहुत छोटी होगी, ठीक है। बेशक जैसे इंसान 50 ईयर्स का भी हो जाता है, प्रॉब्लम तो उतनी की उतनी ही है ना, ठीक है। प्रॉब्लम तो एज नहीं देखेगी, इन द सेम वे प्रॉब्लम कंपनी का साइज़ नहीं देखेगी, ठीक है। इन द सेम वे वाटर जितना मर्जी है आपके बॉटल में, लेकिन निकलेगा तो वो उसी स्पीड से बाहर, ठीक है, उसी नेक से बाहर निकलेगा ना वो। तो अब देखो क्या होगा कि पूरा का पूरा प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस जो अफेक्ट होगा, पूरा का पूरा देखना पड़ेगा जहाँ से स्टार्ट हुआ, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और इतने ज़्यादा इसमें राउंड्स होते हैं, मतलब होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं इसके बीच में ही। तो ये क्या होता है, इस तरीके से बॉटलनेक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा वर्किंग प्रोसेस को और कंपनी का साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमें देखना पड़ेगा कि किसके पास क्या ड्यूटी थी और कैसे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट इज़ योर लिसनिंग के टाइप्स मैं आपको पहले बता देती हूँ, इंटरव्यू स्किल्स पे करते हैं फिर डिस्कशन। इसका एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, थोड़ा सा मैं आपको बाकी बता दूंगी, ठीक है। सो अब लिसनिंग के टाइप्स क्या आ जाते हैं, लिसनिंग के टाइप्स देख लो अब आप यहाँ पे। पहली आ जाती है सुपरफिशियल लिसनिंग। सुपरफिशियल लिसनिंग मीन्स लिसनर जो है इग्नोर कर रहा है कि स्पीकर क्या कह रहा है, लिसनर इज इग्नोरिंग व्हाट द स्पीकर इज सेइंग, इग्नोर कर रहा है इसमें लिसनर। नेक्स्ट एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग क्या, व्हेन द लिसनर एंजॉयज लिसनिंग, ठीक है। अब लिसनिंग जो है वो इंजॉय की जा रही है लिसनर के द्वारा, ठीक है। सुनने वाला जो है वो इंजॉय कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है मीन्स इंजॉय कर रहा है जो वो बोल रहा है। नेक्स्ट फोकस्ड, थर्ड टाइप इज फोकस्ड लिसनिंग मीन्स लिसनर जो है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सुन रहा है, ठीक है। फोकस का मतलब क्या, फोकस हम कहाँ पे देते हैं, जहाँ आपका कोई मतलब होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इवैल्यूएट। इवैल्यूएट होता है लिसनर जो है वो इवैल्यूएट करता है मैसेज को कि ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, अच्छा कैसे बोल रहा है, वो सब इवैल्यूएशन में आता है। नेक्स्ट आ जाता है अटेंटिव। अटेंटिव जो फुल अटेंशन से सुन रहा होता है, एज यू नो दैट। एम्फैटिक, EMPHATIC। एम्फैटिक मीन्स लिसन ही नहीं करता है लेकिन स्पीकर का एटीट्यूड भी देखता है। एटीट्यूड मैंने आपको पहले बताया, एटीट्यूड एक ही नहीं होता है। एटीट्यूड क्या होता है कि आपके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखता है वो किसी सिचुएशन को लेके, ठीक है, कि वो किस तरीके का जवाब दे रहा है। जैसे कोई होता है ना, जैसे आपके IAS या HS के जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें क्या होता है कि आपको सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन को आपको जो है वो आंसर देना होता है, तो आपका वहाँ पे एटीट्यूड पता लगता है। एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं जो आप लेते हैं आजकल नेगेटिव वे में, जो आप लेते हैं एटीट्यूड को, दैट इज़ नॉट एटीट्यूड। मीन्स you have to look upon the positive and negative point of views about a condition or a situation that is being presented, ठीक है, to you. So 6 type of listening: superficial, appreciative, focused, evaluative, attentive and emphatic. Okay, so now what is interview? So interview क्या होता है, interview is a formal meeting at which somebody is asked question to see if they are suitable for particular job or not. Conversation between two parties designed with the purpose of exchanging information. Single interviewer and single interviewee भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू स्पीक्स, इंटरव्यू कौन होता है, जैसे जो HSI इसका एग्जाम क्रैक करने बैठा होगा वो होगा इंटरव्यू, WEE। और इंटरव्यूअर कौन होता है, बाकी सब सेम। इंटरव्यूअर कौन होता है, WER वाला जो क्वेश्चन पूछता है। इंटरव्यूअर क्वेश्चन होता है पूछने वाला, इंटरव्यू होता है जो आंसर देगा, ठीक है। इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं बार बार। अब सबसे पहले आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको पता है, जॉब के लिए जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं कि हम आपको क्यों रखे, वाई शुड वी हायर यू। ओरिएंटेशन, सेकंड ओरिएंटेशन में क्या हो जाता है,
जब न्यू एम्प्लॉय को जो है वो सबके साथ फैमिलियर कराया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि ये है हमारे नए CEO, इनको देखिए, ऐसे करके कुछ ऐसा है ना। थर्ड है काउंसलिंग इंटरव्यू। काउंसलिंग मीन्स कोई गाइडेंस वगैरह देनी हो, कोई प्रॉब्लम हो जॉब रिलेटेड, तो उस चीज़ के लिए करियर गाइडेंस। फोर्थ अप्रेजल इंटरव्यू। अप्रेजल इंटरव्यू जो है वो इस तरीके का जॉब इंटरव्यू जिसमें जॉब परफॉर्मेंस, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है। ग्रीवेंस इंटरव्यू क्या होते हैं कि आप उसमें जो है वो कोई इशू अपना रेज करते हैं, ग्रीवेंस, ठीक है। करेक्शनल इंटरव्यू क्या होते हैं जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है अगर उसने वायलेट किए हो कंपनी के नॉर्म्स। एग्जिट इंटरव्यू जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा होता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इंटरव्यू। अब आ जाएंगे आपके एग्जिट इंटरव्यू जब कोई ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर रहा होता है। एट्थ इज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इंटरव्यू का मतलब होता है जब इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन पर्सन्स, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट की जाती है कहाँ से, ऑर्गेनाइजेशन के ही पर्सन से, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ इंटरव्यू। और काइंड्स ऑफ इंटरव्यू जो हैं इन पे आपका अलग से भी आपको आ सकता है कि ओरिएंटेशन इंटरव्यू आ चुका है पहले क्वेश्चन में, ओरिएंटेशन इंटरव्यू, ठीक है। आपको ये भी आ सकता है ग्रीवेंस इंटरव्यू बताइए, अप्रेजल इंटरव्यू बताइए, ठीक है। अप्रेजल इंटरव्यू होते हैं ना कि किसको कितना % उसका बढ़ गया, 2% बढ़ गया, 3% बोनस है, जो भी है ना। प्लानिंग एंड इंटरव्यू, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, प्लानिंग एंड इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए आपके लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट, फिजिकल डिस्टेंस, हर चीज़ देखनी पड़ती है। और थिंग्स जो आपको इंटरव्यू में बैठने से पहले पता होनी चाहिए, ड्रेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, फॉर्मल ड्रेस, बॉडी लैंग्वेज आपकी, ठीक है। और नॉन वर्बल जो आपकी होती है ना, जैसे कि आपकी पोजीशन, बॉडी पोस्चर, आपकी आई कांटेक्ट, आपके हाथ जो है वो, जो भी है, हर चीज़ जो है इसमें देखी जाती है, ठीक है। तो ये था आपका इंटरव्यू। तो इसी के साथ आपकी पूरी की पूरी सॉफ्ट स्किल की मैंने बुक कवर कर दी हुई है। और ये पूरी की पूरी बुक कवर करके मतलब मैंने आपको हर एक टॉपिक, हर एक चीज़ बता दी हुई है। नाउ इट्स अप टू यू, अब आप इसमें और चीज़ें ऐड ऑन कीजिए। मैंने अपनी तरफ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।